चलो परसों तो लगी। और अपना दूसरा जो पॉइंट है उसका नाम है लाइबिलिटीज। हिंदी में कहा जाए तो दायित्व। दायित्व असेट्स का मतलब क्या, जो हमारे पास है या जो हमारे पास आना है वो हमारी क्या है, असेट्स है। तो लाइबिलिटीज का मतलब क्या सर, जो हमारे को देना है वो हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, दायित्व होते हैं। लाइबिलिटीज का मतलब क्या, बहुत सारी उधारियां या देनदारियां जो एक बिजनेसमैन को बाहर देना है, इससे हमने क्या नाम दिया, लाइबिलिटीज। एक बिजनेसमैन के ऊपर ऐसा नहीं कि उसको सब पैसा लेना ही है, उसके ऊपर बहुत टेंशन रहता है। लाइक उसने लोन ले रखा है अपने बिजनेस के ऊपर, तो बैंक लोन देना है, उधार सामान खरीदता है तो उनको पैसा देना है, लाइट का बिल देना है, टेलीफोन का बिल देना है, स्टाफ की सैलरी देना है, कमीशन देना है ना, टैक्स देना, तो कितने खर्चे रहते हैं उसके। तो ये लाइबिलिटीज कहलाती है। बहुत सारे पेमेंट जो एक बिजनेसमैन को बाहर की ओर करना रहता है ना, वो बिजनेस की लाइबिलिटीज रहती है। ठीक है, देर लाइबिलिटीज को भी दो भाग में बांट दिया है। पहला पार्ट क्या होगा, जिसका नाम दे दिया हमने नॉन करंट लाइबिलिटीज। फिक्स लाइबिलिटीज कुछ नहीं होती है ना, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और यहाँ पे होती है करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। हिंदी में कहा जाए तो इसमें लॉन्ग टाइम नहीं रहा है, लॉन्ग टाइम। हाँ मैं बता रहा, नॉन करंट लाइबिलिटीज को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी बोलते हैं इसको, है ना। जैसे फिक्स एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, वैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी कहते हैं। लाइबिलिटीज, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, ऐसी लाइबिलिटीज मतलब ऐसे दायित्व जिनका पेमेंट आपको, जिनका भुगतान या पेमेंट ना मोर देन 1 ईयर करना है। आ जाएगा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में। ऐसे दायित्व, ऐसी उधारियां, ऐसी देनदारियां जिसका पेमेंट आपको 1 साल से ज्यादा के लिए करना है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक करते रहना है आपको, है ना। जैसे बैंक का लोन ना, अगर आपने फ्यूचर में मकान बनाते हो, मकान पे लोन लेते हो तो कितना लोगे, 15 से 20 लाख 1 साल में दे दोगे क्या, नहीं लग जाएंगे 15-20 साल। देते रहना मतलब एक किसी लाइबिलिटी से लॉन्ग टर्म। वैसे एक बिजनेसमैन एक बिजनेस ओपन करा है, बैंक से लोन लिया 5-10 लाख का, तो ये लोन को पेमेंट कब तक करेगा, वो आने वाले 10-15 साल में जो भी टर्म से 1 साल से ज्यादा के लिए करेगा। तो ये क्या होती है, इसके एग्जांपल हम देखते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के। पहला है बैंक लोन, दूसरा लॉन्ग टर्म लोन्स। और कोई से लोन है, लॉन्ग टर्म लोन्स को ले लेंगे। लोन फ्रॉम ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जरूरी नहीं है कि आप बैंक से ही लोन लो, बैंक लोन नहीं देती तो आजकल ऐसी कंपनियां जो हमें लोन प्रोवाइड करती, जैसे बजाज फाइनेंस है ना, महिंद्रा कैपिटल है, या गोल्ड लोन ले लिया आपने, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक या कोटक बैंक भी क्या करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो लोकल है ना, हमें लोन प्रोवाइड करती है। ये लोन भी हम क्या, अगर 1 साल से ज्यादा के लिए पेमेंट करना है लॉन्ग टर्म लोन में। और डिवेंचर्स, इसका यूज कंपनी के लिए किया जाता है। अभी नहीं आएगा, 12th में आपको 4 चैप्टर है, एक नहीं इससे रिलेटेड 3 से 4 चैप्टर्स मिलेंगे।
ठीक है। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज रहेगी। बुक में नहीं दिया होगा शायद, देख लेना, है ना, है बुक में। हाँ है। डिवेंचर्स, ऋण पत्र, वो डेप्टर है नहीं है। डेप्टर है। डेप्टर्स नहीं बेटा, डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं, ऋण पत्र। ठीक है। Debentures मतलब ये हमारे, ये क्या करती है, जब कंपनी को पब्लिक से पैसा उधार लेना रहता है ना, तो कंपनी पब्लिक से पैसा उधार लेती है और इसके बदले में जो कागज इशू करती है, डॉक्यूमेंट इशू करती है, इसको डिवेंचर्स बोलते हैं। अब कंपनी ये पैसा पब्लिक को क्या करती है, बहुत लंबे समय के बाद देती है, 4 साल 5 साल 10 साल बाद, है ना। और कंपनी को ये पैसा पब्लिक को देना है, इसलिए क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है। बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डिवेंचर्स, ये तीनों का मतलब एक ही कि लोन लिया सर हमने बाहर से, है ना। और चौथे का मतलब पब्लिक से लोन लिया है कंपनी ने, ना। करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या हुआ फिर, करंट मतलब जो 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर क्या है, 1 साल के अंदर देना हो, है ना, उधारी देना हो, पेमेंट, जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर करना है। ऐसी लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट हमें विद इन अ ईयर करना है, विद इन अ ईयर है, 1 साल के अंदर करना है। ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट हमें विद इन अ ईयर करना है, 1 साल के अंदर करना है, वो सारे भुगतान हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, हिंदी में कहा है तो लेनदार। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, अभी अपन पढ़ेंगे, है ना। डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स पढ़ा था ना, उसी का अपोजिट बिल्स पेबल्स पढ़ेंगे। हिंदी में कहा है तो देय विपत्र, बिल्स पेबल्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना, आदत खर्चे, आदत या बकाया, है ना, खर्च, ऐसे खर्च जो बाकी है देना। फिर और क्या कर सकते हैं, है ना, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल्स हो गया, है ना। शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन, ऐसे छोटे मोटे, देखो लॉन्ग टर्म लोन हुआ तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से, शॉर्ट टर्म लोन्स मतलब ऐसे छोटे मोटे लोन जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर आपको करना है ना। ये हमारे लिए क्या होगी, करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि इसका पेमेंट 1 साल के अंदर करना है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, शॉर्ट टर्म, है ना। इसको अल्पकालीन ऋण, छोटे अल्पकालीन ऋण, लोन को ऋण बोलते हैं। और बड़े को लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन। फिर आएगा बैंक ओवर ड्राफ्ट, इसको ओडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष के नाम से, है ना। अधिविकर्ष मतलब ओवरड्राफ्ट, है ना। फिर आता प्रोविजन फॉर टैक्स, तो टैक्स मतलब करों के लिए प्रावधान। और ऐसा रुपए वाला कौन सा, बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ। ये सारी चीजें मैं भी बता रहा हूँ ना, ये एक एक करके समझाना पड़ेगा पहले, है ना। पहले उतार लो फिर समझाता हूँ उसको, ठीक है। और प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड मतलब, है ना, प्रस्तावित लाभ। बेटा ये करंट लाइबिलिटीज आपको पता होना चाहिए, करंट असेट्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि फिक्स तो हमें ऐसे समझ में आ गए।
तो फिक्स क्या, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी है, फिक्स बोल दोगे। दिक्कत कहाँ पे आती, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में। ये भी आएगा लोन सर, लॉन्ग टर्म लोन बस, है ना। कौन से होंगे, बैंक लोन होंगे, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डिवेंचर। दिक्कत इनमें आती है, तभी अपन इसको समझेंगे डिटेल में। पहले इसको नोट कर लो। इतने साल से पेपर दे रहा हूं, आपको नहीं पता पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है? हमारा नहीं आता सर, नहीं देता हमारा। 10th में तो आया हिंदी और इंग्लिश में। इसमें तो आया सर, वो सरकारी। ये भी सरकारी स्कूल है आप जिसमें जा रहे हो ना? सरकारी है, हुआ नहीं है। हुआ नहीं क्या? चलो अब इसको समझते हैं। करंट लाइबिलिटीज, हिंदी में कहा है तो चालू दायित्व। क्रेडिटर्स कौन होते, पहले नंबर पे अपन देखते क्रेडिटर्स। हिंदी में कहा है तो लेनदार, लेनदार। आप एक दुकानदार हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप क्या करते हो, बाहर क्या सियागंज खजूरी से उधार सामान खरीदते हो, क्या करते हो, क्रेडिट परचेस करते हो। का मतलब उधार खरीदना। अगर आप किसी से उधार सामान खरीद के लाए हो तो उसको पैसा देना है, क्योंकि हमने उससे उधार खरीदा। वो व्यक्ति जिसको आपको उधार पैसा देना, वो आपकी कौन कहलाते, क्रेडिटर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको पेमेंट देना है। और ये पेमेंट आप कब तक दे दोगे उसको, 1 साल के अंदर दोगे। ठीक है, अगर आपकी बुक स्टोर है, आप खजूरी से होलसेल में बुक लाए, अब तो ठीक है 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद पेमेंट आपको दे देंगे। 1 महीने बाद पेमेंट दे दोगे, मतलब 1 साल के अंदर उसको पेमेंट देना है, तो वो आपकी क्या है, करंट लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स वो बंदे होते हैं जिनसे हम क्रेडिट परचेस करते हैं, उधार परचेस करते हैं, और उनको पेमेंट हमें देना होता है। जिनसे लेना है वो डेटर्स, और जिनको देना है वो क्रेडिटर्स। जिनसे पैसा लेना है वो कौन होते हैं, जिनको हम उधार सेल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन परचेस की बात कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, वो हमारी उधारी है, लाइबिलिटी से, करंट लाइबिलिटी से, क्योंकि उसको पैसा आपको देना है। ये क्लियर है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स में तो अब इतना याद रखो कि वो बिल्स है जिसका भुगतान हमें 1 साल के अंदर करना है ना। वो व्यापारिक बिल्स होने जिसका भुगतान हमें 1 साल के अंदर करना है। बिल्स का भुगतान करना है, पे करना है, नाम से पता चला पेबल, पे देना है, दे, तो इसका पैसा हमें देना है, इसलिए हमारी करंट लाइबिलिटी से 1 साल के अंदर देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हिंदी में कहा है तो अदद या बकाया खर्चे, बकाया वे एक्सपेंसेस, ऐसे खर्च जो हो तो गए, है ना, लेकिन उसका पेमेंट अभी दिया नहीं है ना, आपको 1 साल के अंदर देना है। जैसे लाइट का बिल है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल, लाइट का बिल है ना, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, आउटस्टैंडिंग सैलरी। वह लाइट जलाने के बाद अगले महीने पेमेंट करते हो ना,
जब से लाइट जला लिया हमने, यूज कर लिया है, 1 महीने के इतना बिल आया। अब इस बिल का भुगतान आपको 1 साल के अंदर ही करना है। 1 साल के 15-20 दिन के अंदर ही करना रहता है आपको। मतलब क्या होगा सर, ये वो बिल से जिसका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करना है, ये हमारी लाइबिलिटी से, दायित्व है, उधारी है, इसका पेमेंट करना। सैलरी, स्टाफ आपके यहाँ पे 1 महीने काम करता है, उसके बाद सैलरी देते हो कि लगने के अगले दिन ही दे दोगे? बात दोगे ना, भैया स्टाफ ने मेरे यहाँ पे काम कर लिया, अब 1 महीने बाद, 1 महीना हो गया, अब इसको सैलरी देना है, मैं मालिक हूँ, मुझे इन्हें पैसा देना है, तो देना इसलिए मेरी लाइबिलिटी से। अब मैं कब तक आपको सैलरी दे दूंगा? 1 साल के अंदर दूंगा, इसलिए हमारी करंट लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग कोई सा भी हो, आउटस्टैंडिंग रेंट, किराया, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, ऐसा किराया है कि भैया हमने घर का यूज कर लिया, पेमेंट देना है, ठीक है। और क्या होगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ब्याज, है ना, इसको ब्याज चुकाना होगा तो आपको 1 साल के अंदर ही देना रहता है इंटरेस्ट। तो ये आउटस्टैंडिंग से मतलब आउटस्टैंडिंग टेलीफोन का बिल, कोई सा भी बिल है जो बाकी है, जिसका पेमेंट अभी देना नहीं, देना है, दिया नहीं है, देना है, तो ये हमारे लिए क्या होते हैं? सब एक्सपेंसेस होते हैं, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज। तो आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस आ गया, आउटस्टैंडिंग, है ना, सैलरी आ गई, तो ये आउटस्टैंडिंग जो भी आएगा वो हमारी करंट लाइबिलिटी से। बस इतना ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, बाकी। क्लियर है? हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम है? हो जाएगा बेटा? आउटस्टैंडिंग के बाद शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, है ना, अल्पकालीन अरे, ठीक है। लाइक मेरी दुकान है, मेरी दुकान भी किसकी है? लाइक अभी अपन बुक स्टोर की बुक ही है ना। अब अचानक से कहीं बुक मेरे गोदाम में स्टॉक आया बहुत सारा, अब मेरे पास पैसा कम पड़ रहा 50,000, ठीक है। तो संजय भी क्या, ये भी क्या, नवीन भी एक, है ना, दुकानदार है। अब मैंने बोला यार नवीन, अचानक मेरे यहाँ पे स्टॉक आया है, मुझे पैसे की जरूरत है अर्जेंट, आपके पास 50,000 तो अभी दे दो, 10-15 दिन बाद मैं रिटर्न करता हूँ, है ना। तो आपने मुझे एक बिजनेस रिलेशनशिप, एक व्यापारी संबंध के कारण, अच्छे रखने के कारण आपने मुझे 50,000 रुपये दे दिए, है ना। अब ये पैसा मुझे आपको देना है, 1 साल के अंदर ही दूंगा ना मैं। तो ये मैंने आपसे छोटा सा लोन लिया है, इसका पेमेंट मुझे 1 साल के अंदर करना है। ऐसे बिजनेस को चलाने के लिए छोटे मोटे लोन लिए जाते हैं कि भैया आप उधार दे दो, आप उधार दे दो, है ना। हम कहीं पानी परास से खाने जाते हैं तो आपके पास 100 का नोट है, आपने दे दिया 10 का खाके, उसने बोला खुले नहीं, तो पास वाली दुकान से जाता और लेके आ जाता, खुले नहीं तो बोला अभी तो दो पैसे, बाद में खुले आएंगे तो फिर देख लेंगे। तो उसने भी क्या करा, पैसा उधार लिया है। तो ये ऐसे छोटे मोटे लोन्स होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कुछ पैसा उधार लेता है। इसका पेमेंट 1 साल के अंदर ही लेना है, या व्यापार को चलाने के लिए किसी और फर्म से भी ले लेता है वो, है ना। ये शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, ये हमारी लाइबिलिटी से, क्योंकि इसका पेमेंट 1 साल के अंदर करना रहता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, सेविंग अकाउंट होता है, रेकरिंग अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, है ना, डीमेट्स अकाउंट होते हैं। तो इस तरीके बहुत सारे अकाउंट होते हैं। नॉर्मली हमने 2 अकाउंट के बारे में बहुत सुना। पहला होता है सेविंग अकाउंट, बचत खाता, सुना है ना, बचत खाता। आपके पापा ने जो अकाउंट खुलाया वो सेविंग अकाउंट है, आपके पापा ने खुलाया सेविंग अकाउंट, आपकी फैमिली ने खुलाया, मम्मी ने सेविंग अकाउंट खुलाया। सेविंग अकाउंट का मतलब हम हमारे हर महीने या हर दिन की कुछ बचत क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, है ना, इसे बोलते हैं सेविंग अकाउंट। जमा करते हैं हम इसकी, जैसे पापा को सैलरी आई तो कुछ घर खर्च के लिए कर दिया और उसका कुछ हिस्सा बैंक पे जमा कर दिया बुरे वक्त के लिए, सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट हर इंसान की छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए जो अकाउंट बैंक की तरफ से खोला जाता है वो सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है, आपकी बचतों के लिए। इसके ऊपर बैंक हमें ब्याज देती है ना। आप एक बात, आप बैंक पे महीने में कितनी बार पैसा जमा करते हो?
वो सालों में करता है। साल भर में ना बहुत सारे, चलो मान लो सर महीने में हम 1 से 2 बार कर पाएंगे, ठीक है। तो बैंक में इसमें ट्रांजेक्शन बहुत कम होते हैं सेविंग अकाउंट में, है ना, और इसमें ब्याज मिलता है। लेकिन एक व्यापारी, मैं बिजनेसमैन हूँ, है ना, अब मेरा तो लेन देन बैंक से भी रोज होता है। अरे छोटी दुकान की बात करो तो पेटीएम से पैसा आ रहा है, तो पेटीएम कहाँ पे डालता है? बैंक अकाउंट में, है ना। तो रोज आ रहा पैसा, दिन के 50 ग्राहक आए, 50 ग्राहकों ने पेटीएम करा, तो दिन में 50 बार क्या हुआ, पैसा गया, महीने में रोज गया। और मैं भी बैंक पे पैसा आया, तो ये रोज ट्रांजेक्शन होता है। तो सरकार ने क्या बोला, भैया ये बच्चों, क्या ये लोगों की बचतों के लिए है ना। एक व्यापारी के लिए अगर एक बिजनेसमैन अकाउंट खुलवाने जाएगा तो बोलेगा आपको किसके चाहिए, मतलब मुझे बिजनेस के लेन देन करने के लिए अकाउंट खुलवाना है। तो आपके लिए कौन सा अकाउंट खोला जाता है? बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट, चालू खाता। क्लियर है? मतलब एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन अपने लेन देन करने के लिए जिस खाते का उपयोग करता है उसे हम चालू खाता कहते हैं, करंट अकाउंट, ठीक है। अगर फ्यूचर में आप कोई सा भी बिजनेस चालू करोगे, आपका जो अकाउंट जिसके ऊपर पूरा क्या होता है, मतलब अकाउंट्स होते हैं जिसके ऊपर सवाल सुनेंगे, वो कौन सा अकाउंट होगा? करंट अकाउंट, है ना। एक बिजनेसमैन सेविंग अकाउंट नहीं खोलता, करंट अकाउंट खोलता है ना। इसके ऊपर उसको, बिजनेसमैन को बैंक को ब्याज देना पड़ता है। बिजनेसमैन देगा। हाँ, बिजनेसमैन देता है कि जैसे आप बिजनेसमैन, आपने मेरी बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में पैसा, हाँ, आपने बैंक ऑफ इंडिया में क्या करा, है ना, अब करंट अकाउंट खुलवाया। अब इस महीने आपने कम से कम 200 बार ट्रांजेक्शन किया, तो बैंक बोले कि भैया आपने इस महीने इतने ट्रांजेक्शन करे, है ना, तो इसके ऊपर आपको 1000 रुपये, 1500 रुपये ब्याज लगेगा, है ना। तो व्यापारी के लिए जरूरी भी है, क्योंकि इतने लेन देन कर रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर बैंक को उसको पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो इसके ऊपर ब्याज देता है, इस पे ब्याज आपको मिलेगा, है ना। अब इसके ऊपर बहुत सारी सुविधाएं भी देता है, जिसमें एक सुविधा रहती है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट, ओडी लिमिट, है ना। अब देखो आपके खाते में कितना है, 10,000 रुपए, तो आप बैंक से कितना निकाल सकते हो? केवल 10,000 रुपए ही निकाल सकते हो, है ना। और इसको दे दी बैंक ने 2 लाख रुपए तक की लिमिट। इसका मतलब इसके खाते में 1 रुपया भी नहीं होगा, 100 रुपए भी होंगे करंट अकाउंट में, तब भी जाके 2 लाख रुपए तक के ट्रांजेक्शन कर सकता है, 2 लाख तक के। जैसे आपने किसी से सामान खरीदा और उसको आपने 50,000 का चेक दे दिया, है ना, और आपके खाते में 100 रुपए थे, बाउंस हो रहा है। बाउंस नहीं होगा बेटा। एक व्यापारी का चेक अति आसानी से बाउंस नहीं होता, अपने चेक हो जाएंगे, एक बिजनेसमैन का चेक बाउंस आसानी से नहीं होता। अगर मान लो इन्होंने चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, तो भविष्य में वो इनको कभी सामान देगा नहीं, एक विश्वास टूट जाएगा, तो फ्रॉड इंसान का चेक बाउंस हो जाता है। तो इनके जो व्यापारिक लेन देन इतने सालों से चल रहे थे वो खत्म हो गए, है ना। फिर आगे से इनके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, और वो 10 जन से और बोलेगा कि इनको सामान मत देना, इनके चेक बाउंस हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि देना चाहते थे, लेकिन इनके खाते में 10,000 ही थे, और इन्होंने कितने का चेक दिया? 50,000 का दिया, है ना। 10,000 चेक था, अब बिजनेसमैन ने इनका चेक बैंक पे लगा दिया। अब बैंक वाले ने, आपने देखा बैंक ने क्या, संजय पाल इनके खाते में तो 10,000 ही और चेक 50 का लगा, तो चेक बाउंस नहीं करेगी, है ना। आप संजय को फोन लगाओगे और बोलोगे सर आपके क्लियरिंग में 50,000 का चेक आया, लेकिन आपके खाते में, है ना, 10,000 ही पड़े, इस चेक का क्या करना है? अगर इनके पास ओडी लिमिट होगी तो संजय क्या बोलेंगे, नहीं वो चेक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप एक काम करो चेक क्लियर कर दो। तो बैंक ने उस 50,000 रुपए के चेक को क्लियर कर दिया, इंटरेस्ट भी लेगी ना बढ़ती है। अब संजय के खाते में क्या बैलेंस बता रहा है? माइनस का 40,000 रुपए। वो तो देना है। हाँ, अब इसको ये पैसा किसको देना? बैंक को देना है ना। अब बैंक को कब तक देना रहेगा? 1 साल के अंदर ही दे देंगे। पर सर बैंक इंटरेस्ट भी लेगी ना उसका। चार्ज लेगी ना, इसके ऊपर इंटरेस्ट करेगी, तभी तो बैंक ने 40,000 क्लियर करा, है ना। तो ये पैसा संजय को बैंक के अंदर देना कुछ लिमिटेड पीरियड के अंदर है, लाइक 1 महीना 50 दिन की क्रेडिट पे, है ना। और 50 दिन के अंदर संजय ने पेमेंट नहीं दे पाया तो बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, है ना। तो ये क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट, है ना। इससे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस। जो बैंक में आपका माइनस बैलेंस होता है इसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहते हैं, है ना।
अब ये संजय को ये पैसा 1 साल के अंदर ही बैंक को देना है, पैसा बैंक को देना है, इसलिए इनकी क्या है, करंट लाइबिलिटीज। इसलिए हम बोलते हैं सर जो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक का जो माइनस बैलेंस है, ठीक है, इसे बैंक का इसे बिजनेसमैन के लिए क्या कहते हैं, करंट लाइबिलिटीज। अभी पैसा देना ही पड़ेगा क्योंकि बैंक भी वो चतुर रहती थी, आसानी से किसी को ओडी लिमिट नहीं देती। बैंक इनको बोल देंगे अच्छा आपको ओडी लिमिट लेना है तो आप एक काम करो, आप हमारे बैंक में 5 लाख रुपए की एफडी कर दो, मतलब 5 लाख तो आपको ब्याज मिलता रहेगा, एफडी कर दो, है ना। तो अब ये क्या संजय 2 लाख रुपए लेके भाग ही नहीं सकते कि चलो बैंक में माइनस बैलेंस से हट जाओ, बैंक में 5 लाख रुपए की इन्होंने एफडी जमा कर रखी है ना, बैंक उससे पैसा काट लेगी। प्रॉपर्टी के पेपर रख दिए, बैंक मतलब कुछ कागज रख दिए, उसके ऊपर ओडी मिल जाएगा। ओवरड्राफ्ट ऐसे मिलता है, समझे। तो ये तो पैसा देना ही पड़ेगा, नहीं तो इनकी एफडी से पैसा निकाल लेगी बैंक। तो उसको मतलब वो गिरवी तो रखा ही नहीं। गिरवी रखवाते उसके ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर ओडी दिया जाता है, इसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये हमारी करंट लाइबिलिटीज होती है, ठीक है। समझ गए ओवरड्राफ्ट का मीनिंग। अभी आएगा आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का इसका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के अनुसार क्या होता है, एक ऐसा भुगतान जो एक बिजनेसमैन को सरकार को करना रहता है, हर साल करना रहता है। अब आपको पता है कि इस साल भी पैसा देना है, पिछले साल आपने 5 लाख रुपए कमाया था, 5 लाख में से आपने क्या करा, 1 लाख रुपए सरकार को टैक्स दिया। तो इस साल भी आपको पता है, इस साल भी कम से कम 4 से 5 लाख रुपए मेरी इनकम होगी और 1 लाख रुपए मुझे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। आपको पता सरकार को देना पड़ेगा। अब ईयर एंड खत्म हो गया, अचानक मैं 1 लाख रुपए कैसे लूंगा, है ना। तो आप क्या करते हो, कुछ पैसा अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा के रखते हो, क्योंकि ये पैसा आपको किसको देना, सरकार को देना है, 1 साल के अंदर देना है, इसलिए हमारी ये करंट लाइबिलिटीज होती है। क्लियर है ना। टैक्स आपको सरकार को तो देना ही है, देना पड़ेगा, इसलिए देना पड़ेगा। और कब देना पड़ेगा, 1 साल के अंदर, इसलिए हमारी करंट लाइबिलिटीज होती है, ठीक है। और प्रपोज डिविडेंड, ये आता कंपनी में लाभांश, है ना, इसके बारे में अपन 12th में पढ़ेंगे। बस ये बोला एक लाभ का एक हिस्सा है जो आपको आपके पार्टनर को देना है, ठीक है। ये क्या होती है, लाइबिलिटी। क्लियर है, हो गया। जो बुड्ढे हमारे हफ्ता लेते हैं तो वो नहीं आ रहा, हफ्ता नहीं आ अरे रहा। वो हफ्ता इलीगल है भैया, लीगल की बात कर रहा हूँ मैं, तो बिजनेस है ना। बिजनेस का हिस्सा नहीं, अपन बिजनेस की बात कर रहे हैं, लाइबिलिटीज की, ठीक है। बॉम्बे में हफ्ता चलता है, इंदौर में नहीं चलता है, ठीक है। उतार लो, देख लो, है ना, इसमें कुछ और बाकी है तो पूछ लो। वैसे अभी नहीं आएगा, आपको है ही नहीं पूरी बुक में, वो तो मैंने अभी आपको करवाया है। डिवेंचर्स का मतलब है जब कंपनी पब्लिक से पैसा उधार लेती है। मैं कंपनी हूँ रिलायंस लिमिटेड और मुझे पैसे की जरूरत है। अपने देश में 130-140 करोड़ आबादी है, 1 करोड़ लोग भी 100 रुपए दे देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 100 करोड़ आ गया पैसा। अब मैं आपको क्या करूंगा, बैंक से ज्यादा ब्याज दे दूंगा। लाइक संजय बैंक में गए हुए, कितना ब्याज देगा, बैंक ने बोला 4%, और कंपनी में पैसा जमा करा तो कितना ब्याज देंगे, 6%। तो इन्होंने क्या सोचा, नहीं मुझे बैंक की जगह कंपनी से अच्छा ब्याज मिल रहा है, तो 10,000 रुपये अपने कंपनी में जमा कर दिए और मैंने क्या बोला, इस 10,000 का मैं आपको 5 साल बाद ब्याज से भुगतान दूंगा, पेमेंट करूंगा ना। तो इसका एज अ प्रूफ, एक प्रूफ दिया ना मैंने आपको, वो डिवेंचर कहलाता है ना। डिवेंचर बहुत बड़ा चैप्टर है और अपन आराम से करेंगे इसमें, है ना, बहुत अच्छा है, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो डिवेंचर से तो सब क्लियर हो गया। अब अगला करते हैं, डेटर्स का हो गया, लिख लेना इसमें। जैसे मैंने डेटर्स बताया था ना, लेंदा 1 मिनट उसमें और देख लेते क्या लाइबिलिटीज का कौन सा पॉइंट है। रेवेन्यू का रेवेन्यू हो चुका था, रेवेन्यू का मतलब ग्रोस रिसिप्ट बता चुका था मैं आपको, एक्सपेंसेस हो चुके थे, एक्सपेंडिचर हो गए थे, है ना।
इनकम भी हो गया था। लॉस नुकसान घाटा है ना। गेन का मतलब प्राप्ति है ना, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, गेन भी बोल सकते हैं इसको, है ना। कॉस्ट, कॉस्ट क्या होती है? कौन से नंबर का पॉइंट है? 22 नंबर 22 नंबर का। कॉस्ट मतलब लागत लागत। क्या होता है बेटा कॉस्ट? सर वो कीमत कीमत को प्राइस बोलेंगे। उसकी कॉस्ट से कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब किसी भी चीज की कॉस्ट इसकी कॉस्ट क्या है? हाँ तो वही तो बता रहा हूँ। कॉस्ट क्षमता है क्षमता हो सकता है। कैपेसिटी होती है बेटा, ध्यान रखो। इस डस्टर को कारखाने ने बनाया होगा तो इसको बनाने में क्या लगा होगा? लकड़ी लगी होगी, ठीक है, ये फार्म लगा होगा, इसको चिपकाने के लिए ग्लू लगा होगा, इसको कटाई के लिए मशीन लगी होगी और इसको बनाने के लिए लेबर लगा होगा, है ना? तो इस डस्टर को बना के तैयार करने तक में कितना पैसा लगा है वो इसकी लागत होगी, है ना, कॉस्ट। इस मार्कर को बनाने के लिए प्लास्टिक लगा होगा, इसके अंदर फार्म लगा होगा, इंक लगी होगी, ठीक है, कलर लगा होगा, फाइनली जाके ये मार्कर कितने में बनकर तैयार हो गया। जैसे ये बनकर तैयार हो जाता है तो आप क्या बोलोगे? इसकी लागत कितनी है? लागत मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तैयार करने में जो पैसा उसके ऊपर डायरेक्टली चार्ज हुआ है वो उसकी लागत होती है, कॉस्ट होती है, ठीक है। मतलब किसी भी उत्पाद को बनाकर तैयार करने में उसके ऊपर किया गया व्यय, खर्चा ही उसकी लागत कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है। क्लियर है? कॉस्ट मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने में किया गया खर्चा, इसका मतलब होता है कॉस्ट। बोलते हैं इसकी कॉस्ट क्या, मतलब इसको कितने में बन जाएगा या इसकी लागत क्या रहेगी, है ना। क्लियर है? अधिकतर हम परचेज के टाइम पूछते हैं इसकी कॉस्ट क्या है, कीमत क्या है, ये बोलने लग जाते हैं इसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। एक्चुअल में कॉस्ट का यूज क्या होता है? किसी को बनाने में किया गया खर्चा, है ना। अगर आप बोलेंगे फर्नीचर की कॉस्ट क्या है तो समझ आएंगे फर्नीचर को बनाने में कितना पैसा लगा। प्राइस नहीं बोलेंगे। चेयर की कॉस्ट क्या है? प्राइस नहीं बोलेंगे। नॉर्मली हम क्या दुकान पे जाते थे, एमआरपी बोलते प्राइस। एक बिजनेसमैन क्या होता है? उसको बनाने में कितना पैसा लगा, कॉस्ट। तो बिजनेसमैन के लिए कॉस्ट ही रहेगा। अगर वो चेयर बेच रहा है तो खरीद कर आया, बोला इस चेयर की कॉस्ट कितनी है, बोलेगा 300 रुपये, बेचूंगा कितने में? 400 में, उसको सेल्स। तो आप तो खरीद रहे हो ना, तो उसको सेल प्राइस बोलोगे। कॉस्ट प्राइस मतलब बनाने में पैसा, किसी प्रोडक्ट को बनाने में पैसा लगा। तो बेटा प्रोडक्ट बनता कहाँ पर? कारखाने में, फैक्ट्री में, ठीक है। फैक्ट्री से कहाँ पे बिकने के लिए आता है ना? होलसेलर के पास, थोक व्यापारी के पास, है ना। होलसेलर के बाद किसके पास जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद किसके पास जाता है? रिटेलर के पास। रिटेलर मतलब किराना व्यापारी, है ना, फुटकर के। ऐसी चेन घूमती है। तो इसने मान लो ये अकाउंट की बुक है, तो अकाउंट की बुक बनी होगी 100 रुपए में, तो उस बुक को बनाने में जो पैसा लगा ना वो कहलाती कॉस्ट, ठीक है। तो इसके लिए कॉस्ट शब्द की यूज किया जाएगा कि भाई हमने 100 रुपए में बुक बनाई है और इसकी कीमत कितनी है? 300 रुपए। तो यहाँ तक जाता है तो वहां तक में जाते जाते कहाँ पे चले गया, वो आप तक पहुंचती ना तो उसकी कीमत 300 पहुंच जाती है। अब इससे 100 रुपए में तो बुक हमें मिली है, कम से कम इसमें मैं 30 रुपए तो प्रॉफिट कमाऊं। तो इसने 30 रुपए प्रॉफिट जोड़ के किसको दिया? थोक व्यापारी को। थोक व्यापारी ने कितने में खरीदा? थोक व्यापारी के लिए क्या हुई है? परचेस प्राइस हुई, है ना। इसके लिए कॉस्ट है, इसके लिए परचेस प्राइस। थोक व्यापारी ने 130 में। अब इसने सोचा 130 में तो मैंने कारखाने से खरीदा, मैं भी तो कमाऊंगा। इसने 20 रुपए इसमें जोड़ के बताया, तो कितने में बेची इसने? डिस्ट्रीब्यूटर को 150 रुपए में। अब ये भी तो कमाएगा डिस्ट्रीब्यूटर। इसने बोला यार 50 तो मैं कमाऊंगा, तो इसने रिटेलर को कितने बेची? दुकान वाले को 200 रुपए। अब दुकान वाला भी तो कुछ कमाएगा, इसने बोला यार इसको 50 में कमाऊंगा, तो ये आपको कितने बेची? इसने 250 रुपए। तो आप बोलोगे कितने बेची? 250 रुपए। तो मतलब 100 रुपए की चीज आपके पास आते आते 250 रुपए हो जाती है।
समझे? तो ये जो बनाई है इसके लिए कॉस्ट है, बाकी सबके लिए परचेस प्राइस सेल प्राइस, परचेस प्राइस सेल प्राइस, है ना। इसको कॉस्ट क्या मतलब, ये तो बोलेगा भाई कितने में परचेस पड़े, परचेस प्राइस, और बेचा कितने में सेल। क्लियर है ना? तो कॉस्ट का मतलब समझ गए अच्छे से। अब डिस्काउंट, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, है ना। दोनों मुझे आपको कल बताना पड़ेगा, आज नहीं बताएंगे, थोड़ा लंबा कंसेप्ट है, क्योंकि दोनों में अंतर भी बताना पड़ेगा। फिर आया डेटर्स। अब डेटर्स का लिख लेते 25 नंबर में कि 24 पे। डेटर्स लिखना भी है ना इसको। डेटर्स को हम क्या कहते हैं? देनदार। इसका एक नाम और भी है जिसका नाम दिया आपने ट्रेड रिसीवेबल। मतलब क्या? व्यापारिक प्राप्त, है ना। इधर ध्यान दो, ट्रेड रिसीवेबल्स, गड़ा लिख लेना इसको ज्यादा अच्छा। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम उधार सामान बेचते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं। सेल का मतलब उधार बेचते हैं, ठीक है, उधार बेचते हैं। इनसे हमें पैसा लेना है, इनसे आपको कैश क्या होगा? रिसीव्ड होगा, पैसा मिलेगा। ये पैसा आपको 1 साल के अंदर ही मिल जाएगा, इसलिए हमारी करंट असेट्स होती है। इसलिए आपकी क्या होती है? करंट असेट्स होती है। क्यों होगी? क्योंकि इसमें पेमेंट आपको, है ना, 1 साल के अंदर ही मिल जाएगा। क्लियर है? देख लो बेटा, डेटर्स क्लियर। वही इसका अपोजिट देखते अपन, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हम कहते हैं लेनदार। इसका एक अलग भी नाम है, इसको बोलते हैं हम ट्रेड पेबल्स। सर ये लिखा है दे सेंड्री, क्या? और डेटर्स का लिखा है सैंड्री, सैंड्री डेटर्स। हाँ, सैंड्री का मतलब बता रहा हूँ। आपको उधार बेचा है, आपसे पैसा लेना है, तो जरूरी नहीं मैं दुकानदार हूँ तो एक को उधार बेचूंगा। आप आए, आपको भी बेचा उधार, आप आए, आपको भी उधार बेचा है, तो इन सबको जो टोटल कर रहा हूँ ना, मेरे को जिनसे लेना है उसको बोलते हैं सैंड्री डेटर्स, ये बुक्स, है ना। बुक डेट्स, बुक डेट्स का है। हाँ, बुक डेट्स में सारी चीजें बताऊंगा बेटा। बुक डेट्स क्या होता है ना, खाता ऋण होता है, सारी चीजें क्लियर होगी। बस अभी जो चीजें बता रहा हूँ वो ध्यान रखो। जिन जिन लोगों से पैसा लेना है, इन सबका टोटल क्या है? मेरे सैंड्री डेटर्स है। विविध, सैंड्री का मतलब होता है विविध देनदारियां, मतलब बहुत सारी प्राप्तियां, कि आपसे भी लेना, आपसे भी लेना। इससे 5,000 लेना, इससे 7 लेना, इनसे 9,000 रुपए लेना। इन सबको जोड़ूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे सैंड्री डेटर्स इतने के, है ना। तो सैंड्री डेटर्स का एक ही मतलब होता है, डेटर्स, सैंड्री डेटर्स, है ना। अगर डेटर्स सिंगुलर है तो सैंड्री डेटर्स प्लूरल में जाएगा। क्लियर है? क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स, ऐसे बंदे जिनको आपने उधार, जिससे आपने उधार परचेज करी, खरीदी है ना, उधार खरीदा है। क्लियर है? आपने इनसे उधार सामान खरीदा तो उनको पैसा देना है ना। कैश पेमेंट करना है इनको, ना, इनको कैश पेमेंट करना है। क्या? इनको पैसा देना है। और ये पैसा आप कब दे दोगे उनको? 1 साल के अंदर ही दे दोगे। 1 साल के अंदर ही सर हम पेमेंट कर देंगे, इसलिए ये हमारी करंट लाइबिलिटी से है। क्लियर है? क्योंकि इनको 1 साल के अंदर भुगतान करना। क्लियर है? हिंदी मीडियम वाला तो ऐसे कर देगा, देनदार
ऐसे व्यक्ति जिनको हमने उधार सामान बेचा है, माल बेचा है, इनसे हमें पैसा मिलेगा, है ना। ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, देनदार कहते हैं, है ना। ठीक है, ये दोनों था। ठीक है, और बाकी अब देखेंगे अपन कल। क्लियर है। तो सर वो बैंक बोलती है जैसा तुम्हारा हाँ, क्रेडिट स्कोर क्या है, मतलब जैसे क्रेडिट बहुत देते स्कोर हैं, हाँ। वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। सिविल स्कोर बोलते हैं क्रेडिट स्कोर, है ना।